नमस्कार, वेलकम, स्वागतम, स्वागत है आप सब लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल, स्वागत है। टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही थी और टॉपिक वाइज श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग जो करेंगे रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल के अंतर्गत टॉपिक कौन सा है भैया? सादृश्यता है। आज का टॉपिक है सादृश्यता यानी कि एनालॉगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सादृश्यता से, एनालॉगी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है, आज की इस क्लास में हम इस बात पर करेंगे चर्चा। ठीक है, एनालॉगी या सादृश्यता होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। जब हम इसको समझ लेंगे तो प्रश्न किस तरह के आएंगे और हमें उत्तर किस तरह से देना होगा, ये हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सादृश्यता क्या होती है, एनालॉगी क्या होती है? सादृश्यता को यदि हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, थोड़ा हिंदी वाली तरफ आइए, अमरनाथ सर की तरफ आइए, तो थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये होता है सा प्लस दृश्यता। क्या होता है? सा प्लस दृश्यता। सा माने समान, सा माने समान, और दृश्यता का मतलब दिखने वाला। दृश्य या दृश्यता मतलब दिखने वाला, तो ये क्या हो गया? समान दिखने वाला, समान दिखने वाला। अब समान दिखने वाला क्या, यानी हमें प्रश्न में कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों में, उन प्रश्नों में आपस में कोई ना कोई समानता होगी, वो किसी ना किसी रूप से क्या होंगे? समान दिख रहे होंगे, वो किसी ना किसी रूप में समान दिख रहे होंगे। हमें उस समानता को पहचानना है और समानता को पहचान करके प्रश्न का उत्तर देना होता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं। अब जैसे अगर दिमाग में यह आ रहा है कि कैसे समान दिखेंगे, तो घड़ी का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे घड़ी में हमारे पास 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं लिखी होती है ना, 1, 2, इस तरह से 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं हमारे सामने लिखी होती हैं। तो हमारी घड़ी क्या करती है? जैसे दिन में 12 से 1 तक प्रॉपर चलती है, वैसे ही रात में भी तो 12 से 1 तक चलती ना। ऐसा तो नहीं है कि दिन के 12 से 1 तक का समय जल्दी जल्दी कवर कर लेती, रात के 12 से 1 तक का समय देर में कवर करती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जितना समय, जैसे जैसे वो दिन में 12 से 1 चलती है, वैसे वैसे ही रात में भी 12 से 1 चलती है। ये किसको दिखाता है? दिन और रात की समानता को दिखाता है। तो समानता का मतलब यहां पर क्या हो गया? जो समान रूप से दिखते हो, अब समान किसी भी रूप में दिख सकते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं? एनालॉगी या सादृश्यता बोल देते हैं। कई जगह इसी को क्या बोला जाता है? समरूपता भी बोला जाता है। समरूपता यानी कि जो समान रूप के हों। ठीक है, अब समान रूप में सिर्फ रूप की ही समानता आ जाएगी, दिखने में तमाम प्रकार की समानता आ जाएगी। रूप से समान है, हाइट से समान है, रंग से समान है, किसी और चीज से, किसी विशेषण से समान है, या किसी प्रकार से भी समान है, तो उनको क्या बोल देंगे? एनालॉगी यानी कि सादृश्यता बोल दिया जाता है। क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो क्वेश्चन इसका कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, जिसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। चंद्रमा संबंधित है उपग्रह से, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के यदि चर्चा करें तो एनालॉगी में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो होता है शब्द समरूपता का या शब्द सादृश्यता का, जहां पर हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं, वे शब्द आपस में संबंधित होते हैं। अब जो संबंध होता है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, वह संबंध सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है। जैसे चंद्रमा, उपग्रह और पृथ्वी, ये किससे संबंधित है? सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आपको प्लैनेट्स की थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको विज्ञान का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपको भाषा का, अब भाषा में मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषा का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सामान्य प्रक्रियाओं में, सामान्य दैनिक कार्यों में जो आप काम करते हैं उन कार्यों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को मिला करके क्या करते हैं? शब्द समरूपता या सादृश्यता के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका किसका? बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। अगेन प्लेस वैल्यू आती है तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे।
तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नंबर आधारित, यानी संख्या आधारित सादृश्यता। तो बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, क्यूब की, स्क्वायर की, छोटे मोटे गुणा भाग की, ये जानकारियां जब आपको होती हैं तो आप नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। मुख्य रूप से यही 3 प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने पूछे जाते हैं जब हम एनालॉजी की बात करें। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चंद्रमा किससे संबंधित है? उपग्रह से संबंधित है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक सैटेलाइट है। चंद्रमा क्या है? एक सैटेलाइट है। जब हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान में जैसे सूर्य एक तारा है, बुध एक ग्रह है, वैसे ही चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। तो उसी तरह से पृथ्वी क्या होगी? पृथ्वी क्या होगी? तो पृथ्वी क्या है? सूर्य है? नहीं, ग्रह है। हाँ, क्यों ग्रह है? क्योंकि पृथ्वी में हम रहते हैं, पृथ्वी ग्रह है, इसलिए पृथ्वी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चंद्रमा जिस प्रकार से एक उपग्रह है उसी प्रकार से पृथ्वी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? पृथ्वी एक प्रकार की ग्रह हो जाएगा। ठीक, प्रश्न का क्या हुआ? उत्तर आ गया आपके सामने। अब इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको समझना है कि सामान्य जानकारी, बेसिक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द एक दूसरे से वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा कि दिए गए युग्म के शब्द रखते हैं। कौन सा युग्म आपको दिया गया है? तो युग्म हमको दिया गया है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, संबंधित है किससे? जूल से। तो ऊर्जा का संबंध यहां किससे निकाला गया है? जूल से निकाला गया है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ऊर्जा और जूल का आपस में क्या संबंध है। जब वो संबंध हमको पता होगा तब वैसा ही संबंध दिए गए ऑप्शन में से कहां पर है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम समझते हैं कि ऊर्जा और जूल का संबंध क्या है, तो ऊर्जा के लिए जूल क्या होता है? उसका मात्रक होता है कि नहीं? क्या है? मात्रक। ऊर्जा के लिए जूल क्या है? उसका मात्रक है। यदि हमको ऊर्जा को मापना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जूल का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा को मापने के लिए जूल का प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक, तो क्या कुल्हाड़ी का मात्रक पीसना होता है? नहीं। क्या अमीटर का मात्रक धारा होता है क्या? ठीक है, अमीटर का मात्रक क्या होता है? धारा होता है क्या? नहीं भैया, ये भी क्या लिखा हुआ है? गलत। अमीटर का मात्रक धारा नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अमीटर का मात्रक धारा थोड़ी होता है। अमीटर क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, अमीटर एक उपकरण है जो धारा के प्रवाह को किसी सर्किट में धारा के आवेश को मापता है। लेकिन मापा किसमें जाता है? तो धारा को मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ठीक, जिस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक जूल है उसी प्रकार से धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और मापते किससे हैं? किस उपकरण की सहायता से? अमीटर की सहायता से मापते हैं। ठीक, उसी प्रकार से क्या शक्ति का मात्रक एम्पियर होता है? नहीं, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब ये सामान्य भौतिक विज्ञान की जानकारी है कि नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि सामान्य भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की जानकारी आपको है, सामान्य इतिहास और भूगोल की जानकारी आपको है, ऐसा अज्यूम किया जाता है आपके प्रति। ठीक, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि ऊर्जा का मात्रक जैसे जूल है वैसे ही प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? ओम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए आपको। कोई विशेष चीज और उस विशेष चीज के जनक कौन है? जैसे ज्यामिति का संबंध दिया गया है यूक्लिड से, वैसे ही निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का संबंध किससे होगा? क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुतों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा कि ज्योमेट्री का संबंध यूक्लिड से है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ज्यामिति का जनक किसको माना जाता है? ज्यामिति का जनक, ज्योमेट्री का जनक माना जाता है यूक्लिड को। किसको मानते हैं? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को माना जाता है। तो उसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनक कौन है? रीनी डेस्कॉर्ट्स,
यूलर, कैंटर, न्यूटन। तो न्यूटन तो कतई नहीं होगा, कैंटर भी कतई नहीं होगा। यूलर और रीनी डेस्कॉर्ट से क्या, तो यूलर ने अलग प्रभाव, अलग एक चीज की खोज की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, यूलर भी नहीं होगा। तो रीनी डेस्कॉर्ट को क्या माना जाता है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनक माना जाता है। किसको, रीनी डेस्कॉर्ट को। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, स्पर्श महसूस करना, अभिवादन का संबंध किससे होगा, बताओ उत्तर। जिस प्रकार स्पर्श का संबंध महसूस करने से है, अभिवादन का संबंध किससे होगा। क्या उत्तर आ रहा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। क्या उत्तर आ रहा है, स्पर्श का संबंध किससे दिया गया है, महसूस करने से दिया गया है। स्पर्श का संबंध किससे है, महसूस करता है। जैसे यदि आपको कोई व्यक्ति हौले से भी स्पर्श करेगा, जरा सा भी स्पर्श करेगा, तो आपको तुरंत महसूस होता है कि किसी ने मुझे छुआ। ठीक है, अगर वो एक उंगली से भी आपको ऐसे छुएगा तो आपको महसूस हो जाएगा, आपकी जो इंद्रियां हैं वो तुरंत आपको अलर्ट करेंगी कि किसी ने आपको टच किया है, किसी ने आपको स्पर्श किया है। ठीक, तो जैसे ही कोई हमें स्पर्श करता है तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि हमें किसी ने छुआ है। ये रिएक्शन पर बेस्ड है। यहां संबंध किस चीज का हो रहा है, रिएक्शन का संबंध हो रहा है कि जैसे ही कोई स्पर्श करता है तो हमें रिएक्ट होता है। रिएक्शन क्या होता है कि हमको महसूस होता है कि हमको किसी ने छुआ। उसी प्रकार से जब कोई अभिवादन करता है, ग्रीट करता है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, ग्रीट करने का रिएक्शन क्या होता है। ग्रीट करने का रिएक्शन क्या, मुस्कान होता है कि किसी ने यदि आपसे नमस्ते किया तो आपने, अब उसने आपको किया है नमस्ते, आप ऐसे खड़े हैं, उसने कहा नमस्ते, ऐसे ग्रीट करते हैं क्या, नहीं, कि मुस्कान, नहीं नहीं नहीं, मुस्कान, मुस्कान अभिवादन का एक पार्ट है। ठीक है, कि सामने वाले ने आपको नमस्ते किया तो आपने मुस्कुरा करके, अरे भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं आप, ये एक पार्ट है। लेकिन मुस्कान अभिवादन, सॉरी हाँ, मुस्कान अभिवादन ग्रीट करने का रिएक्शन है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सामने वाले ने किया है नमस्ते या सामने वाले ने पैर छुआ है, बने फूफा खड़े हैं, ना, ऐसे नहीं होता। ठीक, तो मुस्कान इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। एक्नॉलेज, स्वीकार करना, क्या यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। अभिवादन, अभिवादन शिष्टाचार के अंतर्गत आता है, लेकिन शिष्टाचार, अभिवादन करने में जो रिएक्शन होता है वो तो शिष्टाचार थोड़ी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति हमें अभिवादन करेगा, हमें ग्रीट करेगा, हमको हेलो कहेगा, तो हम भी मुस्कुरा करके कहेंगे हेलो। अनजाने, ट्रेन में भी आप सफर कर रहे हैं, बस में भी आप सफर कर रहे हैं, अनजाने में कोई आपको देख करके मुस्कुराता है, हल्का से ऐसे सर झुकाता है, मतलब कैसे ऐसे, तो आप भी क्या करते हैं, मुस्कुरा करके हल्का सा सर झुकाते हैं। ये क्या है, स्वीकार करना। आपने एक्नॉलेज किया, उस व्यक्ति ने आपको जो ग्रीट किया उसको आपने क्या किया, एक्नॉलेज किया। व्यक्ति ने नमस्ते किया, आपने भी मुस्कुरा करके नमस्ते किया। उसने हाथ मिलाया, आपने भी बढ़ करके हाथ मिलाया। उसने गले मिला, आप भी बढ़ करके मुस्कुराते हुए गले मिले। तो जिस प्रकार से स्पर्श करने से रिएक्शन क्या होता है कि महसूस होता है, वैसे ही अभिवादन करने का रिएक्शन क्या होता है कि आप उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उस व्यक्ति की ग्रीट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, असंभव, इम्पॉसिबल इज रिलेटेड टू संभव, पॉसिबल, तो सैद्धांतिक का संबंध यहां पर किससे होगा, क्या उत्तर आएगा इसका। असंभव का संबंध, यहां पर संबंध किससे दिया गया है, संभव से, तो ये तो विपरीत लिखे हुए हैं ना। असंभव का विपरीत क्या होगा, संभव होगा। असंभव का विपरीत क्या होगा, संभव, विपरीतार्थक शब्द लिखा हुआ है। असंभव का विपरीत संभव होगा। तो सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल का विपरीत क्या होगा, सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल का विपरीत क्या होगा, मौलिक, नहीं, मौलिक तो फिर वही हो जाएगा ना, सैद्धांतिक से संबंधित की ओरिजिनल है, मौलिक है। ठीक है, व्यवहार्य, फिजिबल, फिजिबल में चलाऊ, काम चलाऊ टाइप का हो जाएगा। ठीक है, फिजिबल का मतलब
काम चलाओ कि हाँ चल सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। व्यवहारिक, हाँ भैया थ्योरेटिकल लिखा है तो थ्योरी का अपोजिट क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, सीधा सीधा थ्योरी का अपोजिट क्या होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर थ्योरी का अपोजिट प्रैक्टिकल है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुमान जैसे संबंधित है धारणा से, अनुमान जैसे संबंधित है धारणा से वैसे ही समनुदेशित, असाइन का संबंध किससे होगा। अगेन हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन है कि असाइन अनुमान और धारणा जैसे आपस में संबंधित हैं वैसे ही समनुदेशित यानी असाइन आपस में, असाइन से कौन संबंधित होगा ऐसा वो आपसे जानना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम यहां संबंध निकालना चाहें तो अनुमान और धारणा ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है ना, दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है, ठीक। अनुमान और धारणा दोनों समानार्थी शब्द हैं। मैं किसी चीज को लेकर के अनुमान लगा रहा हूं कि यार ऐसा हुआ होगा, मैं किसी चीज को लेकर के अज्यूम कर रहा हूं, धारणा बना रहा हूं कि जरूर ऐसा ही हुआ होगा। तो अजम्पशन और प्रिजम्पशन या प्रिज्यूम और अज्यूम या अनुमान और धारणा ये क्या है, समानार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से समनुदेशित यानी असाइन का जो समानार्थी शब्द क्या होगा, वो क्या होगा, असाइन करने का समानार्थी शब्द रिक्वेस्ट नहीं, असाइन का मतलब तो तुम्हें काम दिया गया है करना है, असाइन कर दिया गया है आपको काम, तो रिक्वेस्ट थोड़ी होती है उसमें। अलॉट आवंटन, असाइन अलॉट समनुदेशित आवंटन, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ये समानार्थी शब्द है, आपको इस कार्य को असाइन किया गया है, आपको ही यह कार्य करना है, क्या है, आपको यह कार्य अलॉट किया गया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट और असाइनमेंट दोनों क्या होते हैं, समानार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य असाइन किया गया, किसी व्यक्ति को कोई कार्य अलॉट किया गया है, तो क्या हो गए, समनुदेशित और आवंटन ये हो गया समानार्थी शब्द। तो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फल इज रिलेटेड टू बास्केट देन मछली इज रिलेटेड टू, क्या संबंध आएगा, क्या उत्तर आएगा, बताइए जल्दी से। क्या उत्तर है, क्या संबंध हो सकता है। फलों को जैसे बास्केट यानी कि टोकरी में रखते हैं, फलों को किस में रखते हैं, बास्केट में, टोकरी में रखते हैं, वैसे ही अगर संबंध यहां पर समझा जाए तो क्या ऐसा कोई संबंध आ रहा है, फलों के रखने का स्थान क्या है, बास्केट, ठीक है। संबंध यहां पर कौन सा बन रहा है, रखने का स्थान, रखने का स्थान, फलों के रखने का स्थान है बास्केट। तो वैसे ही मछलियों के रखने का स्थान क्या होता है, मछलियों को कहां रखा जाता है, मछलियों को मछली के जाल में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, मछली का जाल, ठीक है। और मछली के जाल को क्या बोलते हैं, सेइन बोलते हैं, ठीक। सेइन का मतलब क्या होता है, सेइन का मतलब होता है मछली जाल, ठीक है। तो मछलियों को पकड़ करके कहां रखते हैं, मछली के जाल में रखते हैं, या जब फल तोड़ते हैं तो फल को कहां रखते हैं, टोकरी में रखते हैं तोड़ तोड़ करके, वैसे मछलियों को पकड़ते हैं तो मछलियों को पकड़ के कहां रखते हैं, जाल में भर करके, मछली जाल दैट इज सेइन में मछलियों को रखते हैं। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, संबंध था रखने का स्थान, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर करो भैया, पैलियोग्राफी का संबंध लिखाई से है, पैलियोग्राफी इज रिलेटेड टू राइटिंग, देन इक्थियोलॉजी का संबंध किससे होगा, क्या रिलेशन आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका। पैलियोग्राफी का संबंध अगर लिखाई से है तो लिखावट का जो विज्ञान होता है, ठीक है, हर मनुष्य अलग अलग तरीके से लिखता है, ठीक है। तो लिखावट विज्ञान जो कंडीशन होती है, अब लिखावट विज्ञान क्या होता है पहले तो उसको समझा जाए। हर व्यक्ति जो अलग अलग तरीके से लिखता है, अलग अलग तरीके से अक्षरों की संरचना करता है, अलग अलग तरीके से अक्षरों को बनाता है, तो किसी व्यक्ति के लिखावट की जानकारी के लिए
जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं उस विज्ञान का नाम क्या होता है? पैलियोग्राफी होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की लिखावट की जानकारी को हासिल करने के लिए हम जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये आ गया विज्ञान की जिस ब्रांच का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी बोलते हैं। सामान्य तौर पर क्राइम के क्षेत्र में इसका बड़ा प्रयोग होता है। ठीक है, क्राइम के क्षेत्र में, लिखावट के क्षेत्र में, धोखाधड़ी के क्षेत्र में इसका बड़े तौर पर प्रयोग होता है। हालांकि अब तो इसका इतना प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं होता होगा एआई के जमाने में, लेकिन पहले के समय में लिखावट के आधार पर ही कई बार मुजरिमों को भी पकड़ा जाता था। ठीक है, तो पैलियोग्राफी क्या है? लिखावट का विज्ञान है। क्या होता है? पैलियोग्राफी के अंतर्गत लिखाई के बारे में जानकारी, लिखावट के बारे में जानकारी पता की जाती है। उसी प्रकार से इख्तियोलॉजी क्या होता है? इख्तियोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो जैसे पैलियोग्राफी क्या है? लिखावट का अध्ययन होता है। ठीक है, पैलियोग्राफी लिखावट का क्या होता है? अध्ययन। हिंदी में भैया सही लिखे, नहीं तो अभी हिंदी भाषी आ जाएंगे, सर गलत लिख दियो। हमें लगता है यही सही, अध्ययन। ठीक है, नहीं ये पहले वाला सही लिखा था, ये तो गलत लिख दिया। ठीक है, जैसे लिखावट का अध्ययन होता है वैसे ही इख्तियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य, इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, पूडल इज रिलेटेड टू डॉग, देन हाउ इज मूस रिलेटेड टू? मूस का संबंध किससे होगा? पूडल का संबंध जैसे कुत्ते से है वैसे ही मूस का संबंध किससे होगा? बतख, गलदभ यानी गधा, मुर्गी या फिर हिरण? इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? आपसे जानने की इच्छा रखते हैं, बताइए। क्या उत्तर आएगा इसका? बतख, गलदभ, मुर्गी या फिर हिरण? तो सही उत्तर क्या होगा भैया? कुत्तों की कई प्रकार की नस्ल होती है ना, कई प्रकार की ब्रीड होती है कुत्तों की, जैसे लेब्राडोर, ठीक है, जर्मन शेफर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से कुत्तों की कई प्रकार की ब्रीड होती है ना, तो उसी प्रकार से कुत्तों की कई सारी ब्रीड में एक ब्रीड कौन सी होती है? पूडल। ठीक है, कुत्तों की क्या होती है? एक नस्ल होती है। कुत्तों की एक नस्ल यानी कि ब्रीड होती है। ठीक है, ब्रीड। कुत्तों की जो तमाम प्रकार की नस्लें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, उनमें से एक प्रकार की जो नस्ल होती है उसको क्या बोलते हैं? पूडल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के मूस, अब हिंदुस्तान में तो मूस माने चूहा होता है, मूस पकड़ागा है, पर यहां मूस कुछ और है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कुत्ते की एक नस्ल पूडल होती है, उसी प्रकार से मूस किसकी नस्ल होती है? बतख की। तो बतख की नस्ल नहीं होती है। गधे की हो सकती है क्या? तो मूस गधे की एक नस्ल होती है? नहीं। तो मूस चिकन की, मुर्गी की एक नस्ल होती है? नहीं, ये भी गलत है। तो मूस किसकी नस्ल होती है? हिरण की एक नस्ल होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा कि जिस प्रकार पूडल का संबंध कुत्ते से है, तो मूस का संबंध किससे हो जाएगा? हिरण से हो जाएगा। हिरण की एक नस्ल क्या होती है? मूस होती है, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप या ठंडी एशियाई जगहों में पाया जाता है। बड़ी बड़ी सींगें होती हैं और हिरण परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। जो हिरण का परिवार है, तमाम सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? मूस होता है। ठीक है, आपको दिखा भी देते हैं। तो ये है भैया, बहुत लोगों को ऐसा छोटा सा प्यारा सा जो कुत्ता होता है, झबरीला टाइप का, इसको झबरीला बोलेंगे ना, झबरीला टाइप का जो कुत्ता होता है बड़े लोगों को पसंद होता है। बहुत मतलब ऐसे गोद में लेकर बच्चे से ज्यादा प्रेम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो झबरीला टाइप का कुत्ता आपको दिख रहा है ना, छोटा सा नन्हा सा मासूम प्यारा सा, ये कौन सी है? ये कुत्तों की, कुत्ता कहने से यदि बुरा लग रहा हो तो मैं डॉगी बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये डॉगी की क्या है? एक नस्ल है। ठीक है, सुंदर लगते हैं बहुत देखने में। उसी प्रकार से जो ये आपको हिरण दिख रहा है बड़ा सा,
ये क्या है, हिरण की मूस प्रजाति, ठीक है, बड़ी बड़ी सींगे होती हैं और मूस प्रजाति का हिरण ये कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, वृत्त का संबंध जैसे परिधि से है वैसे ही वर्ग का संबंध किससे होगा? वर्ग का संबंध किससे होगा? एरिया से यानी क्षेत्रफल से, परिमाप यानी पेरीमीटर से, वॉल्यूम यानी कि आयतन से, और डायगोनल यानी कि विकर्ण से। क्या होगा? तो क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का? व्हाट शुड बी द आंसर? आओ देखा जाए। जैसे वृत्त का क्षेत्र नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? परिधि यानी सरकमफेरेंस का, ठीक है। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल के साथ साथ जब हम चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बोलते हैं। तो जैसे किसी वृत्त का परिमाप नापना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? परिधि का प्रयोग करते हैं। वैसे ही किसी स्क्वायर का परिमाप नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्क्वायर का परिमाप नापने के लिए क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। वृत्त का परिमाप नापने के लिए पेरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे वृत्त का परिमाप नापने के लिए परिधि का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वर्ग का परिमाप नापने के लिए पेरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने ये रहा। अच्छा, पिछले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए, कितने क्वेश्चन? ये 11वां क्वेश्चन ही। पिछले 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए वो 10 क्वेश्चन किस पर आधारित थे? सामान्य जानकारी, शब्द संरचना, शब्द सादृश्यता के क्वेश्चन थे, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। जहां पर हमको कुछ शब्द दिए थे, वो शब्द आपस में जिस प्रकार से संबंधित होते थे, तीसरे शब्द का वही संबंध हम खोजते थे और अपने प्रश्न का उत्तर लगा देते थे, ठीक है। अब ये जो प्रश्न हमको दिख रहा है, इसमें लेटर्स का प्रयोग किया गया है, कुछ नंबर्स का भी प्रयोग है। तो आइए चल करके देखते हैं कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ठीक। तो क्या है? LN L9O5 जैसे संबंधित है K8N4 से। क्या है कि L9O5 जैसे K8N4 से संबंधित है, वैसे ही C2F9 का संबंध किससे होगा? तो आओ जरा पकड़ा जाए। अगर हम प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं तो L से K हो रहा है, L की वैल्यू 12, K की 11, यानी L से K माइनस का 1 है, 9 से 8 माइनस का 1 है, O से N 15 से 14 माइनस का 1 और 5 से 4 हर जगह क्या चला है? माइनस का 1 चला है ना। तो सेम काम यहां पर भी कर दिया जाए। C-1 B होगा, 2-1 1 होगा, F-1 E होगा और 9-1 8 होगा, यानी B1E8 कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा, ठीक है, B1E8। अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग का संबंध जिस प्रकार से SXZWJ से है, वैसे ही रिंगिंग का संबंध किससे होगा? बताइए, बताइए जल्दी से, क्या उत्तर आएगा इसका? क्या उत्तर आएगा? अगर चलते हैं कि ग्राइंडिंग को उन्होंने SXZW इस तरह से कैसे लिखा है, और फिर रिंगिंग का हमसे पूछ रहे हैं कि रिंगिंग का संबंध किससे होगा। अगर हम प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं तो G से S यानी 7 से 19 हो रहा है, 18 से X हो रहा है, I से Z ना। प्लेस वैल्यू का कोई खेल यहां पर है ही नहीं, प्लेस वैल्यू का कोई खेल यहां पर है ही नहीं। तो फिर काहे का खेल है वो भी तो समझना पड़ेगा। ग्राइंडिंग है, रिंगिंग है, ग्राइंडिंग रिंगिंग, ग्राइंडिंग रिंगिंग, आईएनजी यहां पर भी है आखिरी में, आईएनजी यहां पर भी है आखिरी में, और ग्राइंडिंग के लिखे हुए शब्दों, ग्राइंडिंग के लिखे हुए अक्षरों से ही रिंगिंग नामक शब्द बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर आईएनजी यहां पर भी है, आईएनजी यहां पर, तो अंतिम 3 अक्षर ZWS, तो
तो अंतिम तीन अक्षर Z, W और S यहां पर भी होने चाहिए। क्या अंतिम तीन अक्षर Z, W, S कहीं पर मिल रहे हैं? केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं। बस इसी को अपने प्रश्न का उत्तर बना देंगे। और ध्यान से देखेंगे तो ग्राइंडिंग के अंदर जितने भी अक्षर दिए गए हैं उन्हीं अक्षरों से हमको रिंगिंग नामक शब्द मिल रहा है। जैसे RIN ये है, तो RIN का कोड XZW, तो क्या हो गया XZW। और G का कोड क्या है? तो G यहां पर S है, तो यहां पर S आ गया, यानी XZW SZWS ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैनिस इज रिटन एज नसीब। बैनिस को BANISH को NASHIB लिखा गया है, तो हार्पेड को क्या लिखा जाएगा? इसका उत्तर बताना है। जरा ध्यान से देखो और बताओ क्या उत्तर आएगा फिर इस प्रश्न का, आपको बताना है। बताओ। क्या उत्तर आ रहा है इसका? बेनिस। अच्छा, ध्यान से अगर देखोगे तो बेनिस शब्द में जितने अक्षर लिखे हैं उन्हीं अक्षरों से तो ये NASHIB लिखा गया है। अलग से तो कोई अक्षर यूज ही नहीं किया गया ना, है ना? अलग से कोई भी अक्षर यूज नहीं किया गया। बेनिस के अक्षरों को NASHIB करके लिखा गया। यानी कि जो लॉजिक यहां पर है, संबंध यहां पर है, वो किस चीज का है? कि बेनिस के लिखे हुए अक्षरों को ही सफल कर दिया गया या रीअरेंज करके NASHIB लिखा गया है। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 लिखा हूं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? N आ रहा है तीसरे नंबर पर, फिर A दूसरे नंबर पर, S पांचवें नंबर पर, H छठे नंबर पर, I चौथे नंबर पर और B पहले नंबर पर। यानी 32 56 41 1 2 3 4 6 को कैसे लिखा गया है? 32 56 41 में। तो यहां पर भी अगर मैं इसको कर देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, तो 32 56 दैट इज क्या हो जाएगा? ये RA हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसलिए पूरा चेक कर लेते हैं। फिर 56 यानी कि ED हो जाएगा और फिर 41 यानी कि PH हो जाएगा। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है RAEDPH करके, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो लिखा है RAEDPH। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने क्या है? FJUL इज रिलेटेड टू BOQQ। ठीक है, BOQQ से संबंध किसका बन रहा है? FJUL का बन रहा है। तो LHRX का संबंध किसके माध्यम से बनेगा? प्लेस वैल्यू का प्रयोग करो। प्लेस वैल्यू का प्रयोग करते ही प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, FJUL अगर हम प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं FJUL पर, ठीक है, तो FJUL F से B पर अगर हम जा रहे हैं तो F से B पर अगर जा रहे हैं तो 6 से 2 हो रहा है, यानी ये माइनस का 4 है। फिर J से O पर जा रहे हैं तो 10 से 15, J की वैल्यू 10 और O की वैल्यू 15, यानी कि प्लस का 5 है। फिर जब आप U से Q पर जाते हैं तो 21 से 17 पर जाएं। U की वैल्यू 21, Q की वैल्यू 17, तो 17 से 21 अगेन माइनस का 4 है। जबकि L से Q पर जाएंगे तो 12 से 17, यानी 12 से 17 अगेन क्या हो रहा है? प्लस का 5। तो लॉजिक क्या लग रहा है? -4 + 5, -4 + 5 का लॉजिक यहां पर लग रहा है। उस लॉजिक के आधार पर अगर हम LHRX का निकालेंगे कि संबंध किससे होगा ऑप्शन में से, तो L -4 करेंगे, 12 - 4 8 होता है, 8 यानी H आएगा। फिर H + 5, 8 + 5 13, 13 किसकी वैल्यू होती है? M की। देखो अगर प्लेस वैल्यू पता है तो तुरंत हो जाएगा, वरना बैठे बहुचक्के की तरह देखते रहोगे इसको, इसलिए प्लेस वैल्यूज बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर R -4 14 - 4 सॉरी 18 - 4 14, 14 वैल्यू होती है N की। तो HMN अंत में ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। और x + 5 करना है तो x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24। अब देखो x y z खत्म हो गया, श्रृंखला A से शुरू हुई, x y z पर खत्म। तो मैंने क्या बताया है कि श्रृंखला हमेशा लूप में चलती है। तो जैसे ही y z खत्म होगा तो A B C D है, फिर शुरू हो जाएगी श्रृंखला। तो x की वैल्यू 24, उसमें 5 जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर कौन आ रहा है? C। तो C आ गया यहां पर, यानी HMNC ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अच्छा, नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन किसका आया है? नंबर का। क्या कहता है? 9 जैसे संबंधित है 8 से, वैसे ही 16 किससे संबंधित होगा? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? अच्छा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो मैंने देखा, थंबनेल में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होगा 9, 8, 16 आगे क्वेश्चन मार्क। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। क्या आप दे सकते हैं? भैया मिलियन में व्यूज होते, मैंने देखा तो। लेकिन खैर देखते हैं, हमसे ये सब हो नहीं पाता, यही तो समस्या है। 9 का संबंध 8 से है तो 16 का संबंध किससे होगा? 9 से 1 कम 8 होता है, तो 16 से 1 कम 15 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो चल क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, और 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। अगर ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर और कोई स्क्वायर का खेल लग सकता है क्या? 3 का स्क्वायर -1 कर दें तो 8 आएगा, तो 4 का स्क्वायर -1 कर दें 15, नहीं बनेगा। अच्छा, ये 8 लिखा है भैया, तो 8 क्या होता है? 2 का क्यूब भी तो होता है। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का क्यूब, तो ये 4 का स्क्वायर लिखा है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो 8 किससे संबंधित हो जाएगा? 27 से। और 27 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखो, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे प्रश्न का क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कि 9 3 का स्क्वायर, 8 2 का क्यूब यानी 1 कम, तो 16 4 का स्क्वायर तो 1 कम 3 का क्यूब, 27 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डॉक्टर का संबंध जैसे रोगी से है, वैसे ही वकील का संबंध किससे होगा? क्या उत्तर आएगा इसका? हम्म तो डॉक्टर का रोगी से संबंध क्या भैया? रोगी के पास, रोगी डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, अपने मर्ज को लेकर के इलाज के लिए, या जिस प्रकार से डॉक्टर अपने रोगी की जान बचाता है। डॉक्टर क्या करता है? अपने रोगी की जान बचाता है। किससे? रोग से। ठीक है, तो डॉक्टर अपने रोगी को, अपने पेशेंट को रोग से बचाता है, उसकी जान को बचाता है। उसी प्रकार वकील साहब किसको बचाएंगे भैया? वकील साहब अपने क्लाइंट को बचाएंगे। सीधा सीधा दिया गया है पहले नंबर, ऑप्शन नंबर ए में, कि वकील साहब किसको बचाएंगे? अपने क्लाइंट को बचाएंगे। अगर तुमने ये उत्तर कर दिया, बस वहीं पर गलत हो गए तुम, वहीं पर सीधा गलत। वकील के जो तमाम सारे क्लाइंट होते, ग्राहक होते हैं, उनको सामूहिक रूप से क्लाइंट बोल दिया जाता है। पर यहां पर ऐसे तो डॉक्टरों के भी जितने पेशेंट आते हैं, उन सबको भी क्लाइंट बोल दिया जाए कि ये डॉक्टर साहब, फला डॉक्टर साहब का क्लाइंट है। तो यहां पर क्लाइंट वाला खेल थोड़ी चल रहा है कि नहीं? यहां पर खेल किस चीज का चल रहा है कि डॉक्टर के पास जैसे रोगी जाता है अपने मर्ज के इलाज के लिए, या डॉक्टर का काम क्या होता है? रोगी के रोग को ठीक करना, रोगी को बचाना। उसी प्रकार से वकील का काम होता है अपने अभियुक्त यानी कि अक्यूज्ड को बचाना। वकील काम क्या होता है? अपने अभियुक्त यानी कि अपने अक्यूज्ड को बचाना। किसका काम होता है? वकील का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए बी सी जैसे संबंधित है डीई एफ जी एफ ईडी से, वैसे ही एमएनओ किससे संबंधित होगा? आपसे जानना चाहते हैं। उत्तर बता डालो भैया इसका। उत्तर बताइए। एबीसी से आगे बढ़ते हैं तो ये डीई एफ जी लिखा हुआ है। एबीसी से आगे बढ़ते हैं तो ये डीई एफ जी लिखा हुआ है, और जी के बाद फिर से एफ ई डी, यानी ये जो पहले 3 अक्षर हैं, इन्हीं 3 अक्षरों को रिवर्स करके यहां पर लिख दिया गया। हाँ या ना? ठीक है, एबीसी के बाद
डी ई एफ जी, और जी पर रोक करके फिर क्या किया, जो पहले 3 अक्षर हैं डी ई एफ, उन्हीं को रिवर्स करके एफ ई डी लिखा गया है, ऐसा नजर आ रहा है। तो क्या एम एन ओ पर भी यही हो सकता है क्या? एम एन ओ से हम आगे बढ़ेंगे तो ओ से पहले पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है, फिर एस। अब एस पर रुक जाएंगे चौथे अक्षर पर और पी क्यू आर को ही रिवर्स करके लिख दें, यानी क्या लिखें, इसको आर क्यू पी लिखा जाए, तो ये बनना चाहिए। क्या ऐसा हमको कहीं पर मिल रहा है ऑप्शन? पी क्यू आर एस आर क्यू पी, हाँ ऑप्शन नंबर बी में देखो मिल रहा है, पी क्यू आर एस आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके साथ है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद संबंधित है पहले पद से। ठीक है, यानी 12 का 72 से जो संबंध है वैसा ही संबंध 6 का किससे होगा? तो 12 छंग तो 72 होता है, तो छछरंग 36 नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, 12 से 72 कैसे होगा? 12 छंग 72, या ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 12 पहली संख्या है, उसके आधे का मल्टीप्लाई किया तो 72 मिलेगा। तो 6 अगर लिखा है तो 6 के आधे का मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ऐसा। आओ जरा देखा जाए, तो 12 है और क्या करें, 12 का आधा यानी 12 छंग 72 होता है, तो 6 और 6 का आधा, 6 का आधा कितना आएगा, 3, यानी 6 तिया 18। क्या 18 है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 18 दिया हुआ है, तो 18 ही हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। एज डी इज इन ब्रिज सो बी इज इन, जिस प्रकार ब्रिज में डी है, जिस प्रकार ब्रिज में डी है उसी प्रकार बी इसमें है। किसमें है भैया बी? जिस प्रकार डी का संबंध यहां ब्रिज से है, या ब्रिज का संबंध जैसे डी से है, उसी प्रकार बी का संबंध किससे होगा? एब्सेंट, डाउट, हस्बैंड, सुबास। क्या लॉजिक है? बताओ जरा जल्दी से, क्या उत्तर आएगा? हस्बैंड, क्या हस्बैंड इसका सही उत्तर होगा? कैसे कह रहे हो भैया? आओ जरा देखा जाए, अगर हम ब्रिज में डी की स्थिति को समझते हैं कि ब्रिज में डी की स्थिति क्या है, तो ब्रिज में चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर है डी। ठीक है, तो बी, एब्सेंट में बी चौथे स्थान पर नहीं है, कैंसिल। डाउट में बी चौथे स्थान पर है, हस्बैंड में बी चौथे स्थान पर है, सुभाष में बी तीसरे स्थान पर है, ये भी कैंसिल। अब अगर हम इस स्थिति पर चलते हैं कि ब्रिज में चौथे स्थान पर है डी, तो बी, हस्बैंड और डाउट दोनों में चौथे स्थान पर है, तो कौन सा आंसर सही किया जाए, डाउट को या हस्बैंड को? कोई और लॉजिक पकड़े फिर इसमें, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो डी के जस्ट पहले क्या आ रहा है? आई, दैट इज अ वॉवेल, है कि नहीं? तो हस्बैंड में बी के पहले क्या आ रहा है? एस, ये तो वॉवेल नहीं है, ऐसे अलग किया जा सकता है, ऐसे अलग किया जा सकता है ना। पर क्या ये फिजिबल है, व्यवहार्य अनुरूप है कि डी के पहले वॉवेल आ रहा है तो यहां पर हस्बैंड के पहले बी के पहले वॉवेल नहीं तो हटा दिया जाए? तो फिर ब्रिज, डाउट, सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा लॉजिक क्या निकल करके आया कि ब्रिज जब आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, जब आप ब्रिज बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो डी क्या है? डी इज साइलेंट, डी साइलेंट है। आप ब्रिज नहीं बोलते हैं, आप ब्रिज नहीं बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रिज बोल रहे हैं, दैट इज डी साइलेंट। और जब आप डाउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाउट, क्या बोलते हैं? डाउट। तो डाउट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाउट बोलते हैं। और डाउट में क्या है? यहां पर बी इज साइलेंट। सबसे बड़ा तो खेल ये मिल गया। अब कंफर्म है कि डाउट ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, हस्बैंड को हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं करेंगे। ठीक है, हस्बैंड बोलेंगे तो बी हमको प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है, जबकि ब्रिज में डी साइलेंट है, डाउट में बी साइलेंट है, और वो वाली कंडीशन जो हमारे सामने है वॉवेल वाली, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तो बस कंफर्म हो गया कि बी ही इसका उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन हम सबके सामने आता है, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। कोंकणी जैसे संबंधित है गोवा से, वैसे ही संथाली किससे संबंधित होगा? कोंकणी का संबंध गोवा से है। कोंकणी का संबंध किससे है? गोवा से। गोवा से कोंकणी का संबंध कैसे होगा? दमन और दीव, DIU होता है। दीव की स्पेलिंग गलत लिख दी है, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू बना दिया है। दीव की स्पेलिंग क्या होती है? DIU, दमन एंड दीव। संथाली का संबंध झारखंड, दमन और दीव, असम, अरुणाचल प्रदेश किससे होगा? क्या उत्तर आएगा इसका? यहां पर जो संबंध है वो स्थान और भाषा से है कि किस स्थान की आधिकारिक भाषा क्या है या किस स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, वो संबंध है यहां पर। जैसे कोंकणी की अगर हम बात करें तो कोंकणी भाषा क्या है? कोंकण गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। गोवा में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कोंकण है वो गोवा की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकण। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकण है। वैसे ही सांथाली कहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है? सांथाली अरुणाचल प्रदेश की, असम की, दमन और दीव की या झारखंड की? कहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है? राज्य और उनकी भाषाएं आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के अंतर्गत। तो सांथाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं बोली जाती। असम में असमी भाषा बोली जाती है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। झारखंड और दमन और दीव बचा, तो सांथाली कहां बोली जाती है? झारखंड में या अमन और दमन और दीव में? तो दमन और दीव में नहीं बोली जाती। कहां बोली जाती है? झारखंड में मुख्य रूप से बोली जाती है सांथाली भाषा। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, ओडिशा के मयूरगंज या मयूरभगंज करके कुछ क्षेत्र हैं, उस वाले क्षेत्र में सांथाली भाषा, नेपाल और भूटान के भी कुछ क्षेत्रों में सांथाली भाषा बोली जाती है। तो कोंकणी जैसे गोवा की बोले जाने वाली भाषा है, वैसे ही सांथाली झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। भाषा का क्वेश्चन आ गया तो मन में एक बात है जो बहुत दिनों से है, और जब मैं उस चीज को देखता हूं अलग अलग न्यूज चैनल्स में या अखबारों में या सोशल मीडिया में, कि भाषा को लेकर के कितनी समस्याएं पैदा की जा रही हैं हिंदुस्तान में। अब कुछ नहीं बचा तो भाषा के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने का एक जो कार्य किया जा रहा है, इस तरह की घटनाओं को पढ़ते ही मन एकदम दुखी हो जाता है, हृदय मतलब पीड़ा से भर जाता है जब मैं भाषा को लेकर के इस तरह की चीजें देखता या सुनता हूं या पढ़ता हूं। आधिकारिक रूप से हिंदुस्तान में 22 भाषाएं हैं जो अनुसूचित हैं। इसके अलावा जाने कितनी भाषाएं भारत भर में बोली जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। और अनुसूचित तौर पर 22 भाषाएं, जहां तक मैं करेक्ट हूं, मुझे जितना याद है 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, ठीक है। और उन 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। लेकिन राजनीतिकरण के चक्कर में या अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में भाषाई गुंडई पे जो कुछ लोग हैं वो उतारू हो जा रहे हैं। ये समझ के परे है आप किस हिसाब से क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से लोगों को नजर आता है कि आप राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें मूल उद्देश्य आपका राजनीति ही केवल है। और भाषाई स्तर पर ये जो गुंडाई हो रही है, अगर इसको देखा जाए तो मुख्य रूप से जो गुंडाई होती है वो जब आप साउथ की ओर जाते हैं तो साउथ के सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक से सटा हुआ महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा समस्या है हिंदी भाषा को लेकर के। आप वहां अगर सामान्य रूप से हिंदी बोल रहे हैं तो पता नहीं कब कहां से कौन सा तमाचा आपकी गाल में पड़ जाए आकर के, कौन सा मुक्का आपकी नाक में पड़ जाए आकर के, आपको पता ही नहीं है। गजब
गजब स्तर की राजनीति चल रही है भाषा को लेकर के, और एकदम समझ से परे है कि क्यों इस तरह की राजनीति का आप बीड़ा उठा करके, क्यों इस तरह की राजनीति का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। हृदय में पीड़ा होती इस तरह की राजनीति को जब मैं देखता हूं। सबीना अदीब की कुछ पंक्तियां, एक गीत है सबीना अदीब जी का, बहुत शानदार गीत है, मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, वो पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। ये जो महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जहां पर हिंदी बोलने वाले को, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको हिंदी बोलने पर क्या कर दिया जाता है, मारा जाता है, मारा पीटा जाता है, परेशान किया जाता है। ये तो बढ़ करके अब बैंकों में या जो सरकारी विभाग है उनमें भी ये चीज अब पहुंच रही है, लगातार पहुंच रही है। तो सबीना अदीब जी ने मुंबई महाराष्ट्र को लेकर के एक गीत लिखा था भाषा को लेकर के, उसमें उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र का विशेष रूप से जिक्र किया है, जिसमें वो कहती हैं, गीत कुछ इस तरह से, चार पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं कि आमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ये गाओगे, आमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ये गाओगे, क्या शहरे बंबई को अपनी चिता पे लेके जाओगे, क्या शहरे बंबई को अपनी चिता पे लेकर जाओगे, हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है, हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है, ये धरती जागीर है इस धरती के हर इंसान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। ये स्थिति है आजकल। क्वेश्चन आया मन में, ये पीड़ा कई रोज से दबी हुई थी, तो आपसे जिक्र कर लिया। राजनीति में पढ़ना नहीं है, हम लोगों का काम पढ़ना और पढ़ाना है, आपको पढ़ाना, आपको सिलेक्शन दिलाना, ये कार्य है हमारा, ठीक है। बस ये दुख, ये पीड़ा हृदय में दबी हुई थी कई दिनों से, गीत के माध्यम से आपके सामने तक पहुंची। और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई मराठी या कोई बंगाली या कोई पंजाबी या कोई तमिल व्यक्ति हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में आए और यहां पर अपनी भाषा को बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यदि हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें मारिए पीटिए मत, हमारा अपमान मत कीजिए। हम आपकी भाषा को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको दोयम दर्जे का नहीं दिखा रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं हिंदी, क्योंकि वो हमारी भाषा है बचपन से लेकर के आज तक। क्षमा कीजिए इस चीज के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। घंटा, आर जैसे संबंधित है सेकंड से, वैसे ही तृतीयक टेरिटरी किससे संबंधित होगा? तो घंटे का और सेकंड का यहां पर संबंध क्या निकल सकता है भैया? अगर घंटे का और सेकंड का हम संबंध यहां पर निकालते हैं तो घंटे के बाद पहले क्या आता है? मिनट, और मिनट के बाद क्या आता है? सेकंड आता है। आता है कि नहीं आता? सबसे पहले क्या होता है? आर होता है यानी घंटा, उसके बाद मिनट आता है, और मिनट के बाद क्या आता है? सेकंड आता है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे स्थान पर आता है। यानी आर से तीसरे स्थान पर कौन है? सेकंड है। आर से तीसरे स्थान पर सेकंड है। समय की छोटी इकाई, समय की छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। तो अगर हम तृतीयक से इसी आधार पर चलेंगे तो साधारण, द्वितीयक, प्राथमिक, मध्यवर्ती। प्राथमिक इसका उत्तर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तृतीयक यानी कि तीसरा, तीसरे से आगे चलेंगे तो द्वितीयक यानी कि दूसरा, दूसरे से आगे चलेंगे तो फिर क्या आएगा? पहला यानी कि प्राथमिक। यह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इस आधार पर ये क्या है? पहले का संबंध तीसरे से यानी प्राथमिक से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन मेरे ख्याल से समाप्त है। हाँ, ये अंतिम क्वेश्चन था आज के सत्र का। एनालॉजी चैप्टर आज के सत्र में हम लोगों ने कवर अप किया।
एनालॉजी चैप्टर के अंतर्गत जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिस हिसाब के क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज के सत्र में कराए। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे, एनालॉजी चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज के सत्र को। आप लोगों का यदि कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए और फिर आज के सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाए। ठीक है, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से। इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यदि ऐप डाउनलोड ना हो रही हो, कोई लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो क्यों डाउनलोड करें, मन में यह सवाल उठना लाजमी है। तो डाउनलोड इसलिए कर सकते हैं आप क्योंकि कुछ कोर्सेस आपको यहां पर उपलब्ध मिल रहे हैं। जैसे ये अधिकारी बैच है, आरओ का कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, डेडिकेटेड फुली टू आरओ एग्जाम। जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी का थ्योरी कोर्स है ये। ठीक है, ऐसे ही फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अलग अलग वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से आप एक बार रीजनिंग पढ़ लें, आपको हर परीक्षा के लिए अलग अलग या हर स्टेट के लिए अलग अलग रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरे भारत में कहीं पर भी कोई परीक्षा हो रही हो वनडे एग्जाम की, आप उसको दे सकते हैं। रीजनिंग आपका 100% मार्क्स सिक्योर करेगा, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, खाकी बैच नाम से ये फाउंडेशन बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको। यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले बच्चे खासकर इस बैच को ज्वाइन करें। 55-56 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यूपीएसआई के लिए ये अलग से कोर्स आपके पास उपलब्ध है, 100 बैच करके। अगर आप केवल यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो कि अपकमिंग भर्तियां हैं, उस भर्ती की परीक्षा के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का कंप्लीट फुल पैकेज है, कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ कोर्सेस हैं जो आपकी परीक्षा में आपको सहायता दिलाने के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप चाहें तो इन कोर्सेस को देख सकते हैं, ले सकते हैं। सारे कोर्सेस का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और सारे कोर्सेस कहां उपलब्ध हैं? रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर। ठीक है, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। क्विजेस होते हैं यहाँ पर, क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाता है और आप अपने डाउट्स भी हमको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अंत में इस क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। ठीक, चलो आज के सत्र को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे और अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले सत्र में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें एग्जाम की। ठीक है, आप जरूर अच्छा करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।